रात के अंधेरे में सुनसान पटरी, टूटी हुई बेंच और हवा में घुली सिसकियां। सोचिए, अगर आप अकेले ऐसे स्टेशन पर खड़े हों जहां हर आवाज किसी अनदेखी परछाई की तरफ इशारा करती हो, तो कैसा लगेगा? स्वागत है आपका चिलिंग डायरीज में, जहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने रेलवे स्टेशन बेगुनकोडर की ओर, जहां कहते हैं शाम ढलते ही समय ठहर जाता है और मौत की परछाई पटरियों पर भटकती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा हिला गया। हम अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा परिवार की तरह मानते हैं और आपके नाम को हमारी कहानियों में जगह देने की परंपरा जारी रखते हैं। जैसे इस बार हमने शामिल किया है 5 प्यारे सब्सक्राइबर्स: अमित शर्मा दिल्ली से, राहुल यादव लखनऊ से, सोनाली वर्मा पटना से, फैजान अली भोपाल से और प्रियंका घोष कोलकाता से। और अगर अगली बार आप भी अपना नाम इस कहानी की शुरुआत में सुनना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कौन जाने अगली हॉरर डायरी में आपका ही नाम गूंजे और आपके दोस्त चौंक कर कहें, अरे ये तो तुम्हारा नाम है। तो चलिए सांस थाम लीजिए और दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की यह दास्तान आपके सामने खुलने वाली है। एक ऐसी दास्तान जहां सच्चाई, रहस्य और खौफ मिलकर आपको अंधेरे में अकेला छोड़ देंगे। 1962 का साल था जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के छोटे से गांव बेगुनकोडर में नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ। गांव के लोग बेहद खुश थे, क्योंकि अब उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मिट्टी की सौंधी खुशबू, चारों ओर फैले खेत, पेड़ और बीच में खड़ा वह छोटा सा स्टेशन मानो गांव के सपनों का नया दरवाजा बन गया था। स्टेशन मास्टर के रूप में अरविंद मुखर्जी नामक एक युवा और गंभीर स्वभाव का आदमी यहां तैनात हुआ। अरविंद शहर से आया था, पर जल्दी ही गांव की सादगी और लोगों की गर्मजोशी ने उसे बांध लिया। हरिनारायण नाम का गांव का बुजुर्ग अक्सर स्टेशन पर बैठा रहता और यात्रियों को देखता, लोगों से बातें करता और कहता, अब हमारे गांव की तकदीर बदल जाएगी। शुरुआती महीनों में सब सामान्य चला। ट्रेनें रुकती, लोग चढ़ते उतरते, टिकट खिड़की पर भीड़ लगती और स्टेशन के क्वार्टर में अरविंद रात को लालटेन की रोशनी में अपनी ड्यूटी पूरी करता। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। धीरे धीरे इस जगह के चारों ओर अजीब सा माहौल बनने लगा। कहते हैं एक रात अरविंद ने पहली बार उसे देखा, एक लंबा धुंधला सा साया जो ट्रेन के साथ साथ पटरी पर दौड़ रहा था। अरविंद की आंखें फैल गईं। उसने सोचा शायद कोई लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रही होगी, पर बात उतनी सरल नहीं थी। वह साया ट्रेन के साथ दौड़ते दौड़ते अचानक इतना तेज हुआ कि इंजन से भी आगे निकल गया और फिर काले अंधेरे में गायब हो गया। उस रात अरविंद का दिल धड़कता ही रह गया। उसने गांव वालों को बताया, पर सबने इसे उसका भ्रम कहकर हंसी में उड़ा दिया। मगर आने वाले दिनों में घटनाएं और डरावनी होती गईं। रात को टिकट घर में दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धक्का देता हो। कभी स्टेशन मास्टर के कमरे में सीटी की गूंज सुनाई देती, मानो कोई ट्रेन बिना आए ही स्टेशन पर रुक रही हो। सबसे भयानक था आधी रात को पटरी पर सुनाई देने वाले कदमों का शोर। धीमे धीमे चलते कदम, जैसे कोई औरत पैरों में पायल बांधकर पटरियों पर चल रही हो। अरविंद जब खिड़की से झांकता तो स्टेशन वीरान पड़ा होता, लेकिन हवा में वही पायल की छन छन गूंजती रहती। हरिनारायण ने भी एक शाम अजीब बात कही, बाबू, मैंने कल रात देखा, प्लेटफार्म पर कोई लड़की अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस खाली नजरें थीं, और जैसे ही मैंने उसे आवाज दी वो धुंध की तरह गायब हो गई। गांव वाले अब धीरे धीरे डरने लगे थे, पर फिर भी कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था। सबको लगता कि शायद ये अरविंद की कहानियां हैं या किसी का भ्रम, लेकिन डर धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर चिपकने लगा। रात होते ही लालटेन की लौ कांपने लगती, झोंका आता और ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य परछाई प्लेटफार्म पर घूम रही हो। कभी पटरियों से सिसकियों की आवाज आती, कभी लगता जैसे कोई औरत रो रही है।
अरविंद खुद को समझाता कि ये सब उसकी कल्पना है, पर हर रात इन आवाजों का बोझ और भारी होता जाता। गांव के लोग अब दिन में स्टेशन आते, पर शाम ढलते ही वहां कदम रखने से कतराने लगे। बच्चे डरते, बूढ़े चुप रहते और जवान लोग इसे अपशकुन मानने लगे। धीरे धीरे उस रहस्यमयी लड़की का साया सबकी नजरों में आने लगा। कभी किसी ने उसे ट्रेन की खिड़की से झांकते देखा, तो किसी ने बरगद के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में खड़े पाया। लोग कहते थे कि जब वह दौड़ती है तो उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं और उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं। अरविंद ने कोशिश की कि इस रहस्य को समझ सके, पर जितना वो सच्चाई के करीब जाने की कोशिश करता, उतना ही अंधेरा गहराता। टिकट घर की खिड़की पर रात को अक्सर कोई हल्की सी दस्तक होती और जब वह दरवाजा खोलता तो बाहर बस ठंडी हवा का थपका मिलता। एक रात तो और भी भयावह हुआ। अरविंद सो रहा था कि अचानक सीटी की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने बाहर झांका तो देखा कि प्लेटफार्म पर धुंध के बीच वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े में लिपटी, चेहरा ढका हुआ, और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अरविंद का खून जम गया। उसने आंखें मली, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। उसके बाद से वह रातें उसके लिए और भी खौफनाक बन गई। गांव में अफवाह फैल गई कि यह स्टेशन किसी अदृश्य ताकत की पकड़ में है। हरिनारायण कहते, बाबू, ये कोई साधारण साया नहीं है, यह एक अधूरी आत्मा है जो चैन से नहीं है। लोगों ने इसे अफवाह कहकर दबाने की कोशिश की, पर सच यही था कि बेगुनाकोडर स्टेशन पर अब सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, बल्कि कुछ और भी आने लगा था। एक साया, एक अनजानी औरत, जिसकी कहानी रहस्य में डूबी हुई थी और जिसका भय हर शाम, हर अंधेरे के साथ और गहरा होता जा रहा था। 1965 के आसपास बेगुनकोडर स्टेशन पर नया स्टेशन मास्टर भेजा गया। उसका नाम था मोहन चक्रवर्ती। मोहन उम्र में 30-35 का, लंबा, दुबला और बेहद सख्त मिजाज आदमी था। उसे भूत प्रेत और अंधविश्वास जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वालों ने जब उसे डराने की कोशिश की और बताया कि स्टेशन पर रात को कोई लड़की दिखाई देती है, तो उसने हंसकर टाल दिया। वह कहता, ये सब गांव की अफवाहें हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इन सब चीजों से नहीं डरता। मोहन ने स्टेशन मास्टर का क्वार्टर संभाला और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। दिन में सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन रात ढलते ही उसे बार बार अजीब सा एहसास होता कि कोई अदृश्य परछाई स्टेशन के चारों ओर घूम रही है। कुछ ही दिनों बाद मोहन ने पहली बार उस लड़की को देखा। एक शाम जब हावड़ा से आने वाली पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी, मोहन प्लेटफार्म पर खड़ा था। अचानक उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक लड़की ट्रेन के साथ साथ पटरी पर दौड़ रही है। पहले तो उसने सोचा कि कोई गांव की लड़की ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वह लड़की इंजन से भी आगे निकल गई और फिर हवा में जैसे गायब हो गई। मोहन के माथे पर पसीना छलक आया। उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सबने कहा, बाबू, हमने तो पहले ही कहा था यहां आत्मा भटकती है। लेकिन मोहन अड़ा रहा कि यह उसकी आंखों का धोखा है। रातें धीरे धीरे और भयावह होती गईं। मोहन अक्सर सपनों में उस लड़की को देखता। सपना इतना असली लगता कि वह नींद से पसीने पसीने उठ बैठता। एक रात उसने देखा कि वही लड़की उसके कमरे में खड़ी है। उसका चेहरा खून से लथपथ है और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। उसके हाथ में टूटी हुई पायल थी, जिससे खनक की भयानक आवाज निकल रही थी। सपना इतना डरावना था कि मोहन चिल्लाकर उठ बैठा, लेकिन जब उसने कमरे की ओर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसे लगा शायद ये सब उसकी थकान और दिमागी तनाव का असर है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सपने और ज्यादा डरावने और असली होते गए। मोहन ने कोशिश की कि रात को लालटेन जलाकर जागता रहे ताकि उसे बुरे सपने न आए, लेकिन उस जागी हुई हालत में भी उसे पटरियों पर कदमों की आहट सुनाई देती। कभी ऐसा लगता कि कोई टिकट घर में दस्तक दे रहा है। उसने कई बार हिम्मत करके बाहर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहां सिर्फ सन्नाटा होता। एक दिन उसने देखा कि प्लेटफार्म के कोने पर बरगद के पेड़ की डाल पर वही लड़की बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह खाली नजरों से उसे देख रही है। जैसे ही उसने नजरें झपकाईं, वह गायब हो गई। अब मोहन की हालत खराब होने लगी।
उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। नींद पूरी न होने से उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। उसका खाना पीना छूट गया। वह हर वक्त सहमा सहमा रहता। गांव वाले कहते, बाबू, यह जगह श्रापित है, यहां आत्मा चैन से नहीं रहने देती। लेकिन मोहन अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। वह स्टेशन छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि भीतर ही भीतर वह टूटने लगा था। कुछ ही महीनों में हादसा हुआ। एक सुबह स्टेशन का दरवाजा नहीं खुला। कर्मचारी दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि मोहन बिस्तर पर मृत पड़ा है। उसके चेहरे पर डर का अजीब सा भाव जम गया था। आंखें फटी हुई और होंठ खुले, जैसे उसने आखिरी सांस में चीखने की कोशिश की हो। अधिकारियों ने इसे अचानक हुई बीमारी बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन जब गांव वालों ने उसका शरीर देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पांव पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से चीरा हो। गले पर भी नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाने की कोशिश की हो। यह देखकर गांव वाले समझ गए कि यह मौत सामान्य नहीं थी। मोहन की मौत की खबर फैलते ही स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। लोग कहते, जिस आत्मा ने अरविंद को डराया वही अब मोहन को ले गई। रेलवे विभाग ने वहां और स्टेशन मास्टर्स को भेजने की कोशिश की, लेकिन एक एक कर सब भाग खड़े हुए। कोई एक रात रहा और भाग गया। किसी ने हफ्ते भर में ट्रांसफर की अर्जी डाल दी। एक मास्टर ने तो अपने बयान में लिखा, यह स्टेशन इंसानों के लिए नहीं है, यहां कोई और ताकत रहती है। धीरे धीरे यह चर्चा और गहरी हो गई कि बेगुनकोडर स्टेशन पर कोई शापित आत्मा बंधी है जो किसी को चैन से जीने नहीं देती। अब गांव में यह डर फैल गया कि यह आत्मा हमेशा खून की प्यासी रहेगी। हरिनारायण बूढ़ा कहता, ये आत्मा अधूरी है, इसे न्याय नहीं मिला। जब तक इसका सच सामने नहीं आएगा यह स्टेशन मौत का अड्डा बना रहेगा। गांव के लोग अब रात को स्टेशन की तरफ देखना भी छोड़ चुके थे। दिन में कोई जल्दी जल्दी टिकट ले लेता और भाग जाता, लेकिन अंधेरा होते ही वहां पांव रखने की हिम्मत किसी में नहीं रहती। मोहन चक्रवर्ती की रहस्यमयी मौत ने बेगुनकोडर स्टेशन को हमेशा के लिए एक डरावना नाम दे दिया। अब वहां हर परछाई, हर हवा का झोंका, हर आवाज गांव वालों को उसी आत्मा की मौजूदगी का सबूत लगता। लोग कहते थे, यह कोई साधारण भूत नहीं है, यह एक शापित आत्मा है जो इस जगह से बंधी है और जिसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। उस दिन से बेगुनकोडर सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक रहस्य बन गया, जहां कदम रखते ही इंसान अपने भीतर एक अजीब सा डर महसूस करता, जैसे मौत की परछाई चारों ओर घूम रही हो। मोहन चक्रवर्ती की रहस्यमयी मौत के बाद बेगुनकोडर गांव का माहौल बदल गया। गांव के लोग जो कभी स्टेशन को अपने गांव की शान मानते थे, अब उससे दूर भागने लगे। पहले बच्चे प्लेटफार्म पर खेला करते, बूढ़े शाम की ठंडी हवा खाने स्टेशन आ जाते, पर अब सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। अंधेरा होते ही स्टेशन की तरफ देखना भी मानो मौत को न्योता देना था। हवा में अजीब सन्नाटा फैल जाता और लगता जैसे किसी अदृश्य परछाई की आंखें हर किसी को देख रही हों। कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। दो बच्चे, राजू और सुरेश, खेलते खेलते स्टेशन के पास चले गए। उनके परिवार वालों ने सोचा कि वे थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन जब शाम तक दोनों घर नहीं पहुंचे तो खोजबीन शुरू हुई। लोग टॉर्च लेकर स्टेशन के चारों ओर खोजने लगे। पटरियों के पास झांका, झाड़ियों में देखा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। बस प्लेटफार्म के पास मिट्टी पर उनके छोटे छोटे पैरों के निशान अचानक खत्म हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें उठा लिया हो। बच्चों के गायब होने से पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया कि शायद वही लड़की की आत्मा उन्हें ले गई। औरतें कहती, हमने सुना है कि वो आत्मा बच्चों से खेलना चाहती है, इसलिए उन्हें अपने साथ खींच ले जाती है। उस दिन के बाद बच्चों को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं रही। स्टेशन पर धीरे धीरे वीरानी छाने लगी। पहले तो कर्मचारी डरते डरते ड्यूटी निभाते रहे, लेकिन जब घटनाएं बढ़ीं तो एक एक कर सबने पोस्टिंग बदलवा ली। टिकट खिड़की बंद पड़ी रहती, सिग्नल देने वाला तक वहां काम करने से इनकार कर देता। रात को कोई चौकीदार भी ड्यूटी करने नहीं आता। रेलवे के रिकॉर्ड में यह स्टेशन आधिकारिक तौर पर भूतहा दर्ज कर दिया गया। रेलवे अफसरों ने गांव वालों से कहा
कि यहाँ कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए ट्रेनें भी अब रुकेंगी नहीं। गांव वाले पहले तो निराश हुए, लेकिन फिर डर ने सबको निगल लिया। अब वे खुद ही चाहते थे कि कोई ट्रेन यहां न रुके। इसी बीच एक और अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि स्टेशन पर दिखाई देने वाली लड़की कोई साधारण भूत नहीं है, उसकी मौत सालों पहले ट्रेन से कटकर हुई थी। कोई कहता कि वह लड़की अपनी शादी के दिन दुल्हन के कपड़ों में ट्रेन पकड़ने आई थी, पर फिसल गई और इंजन के नीचे आ गई। कोई कहता उसका अपहरण हुआ था और उसे पटरियों पर धक्का दे दिया गया। हर कोई अपनी कहानी सुनाता, पर सच कोई नहीं जानता था। फिर भी सब मानने लगे कि उसकी आत्मा उसी पल से स्टेशन से बंध गई है और अब मुक्ति पाने तक चैन से किसी को जीने नहीं देगी। सबसे भयानक था बरगद का पेड़, जो स्टेशन के कोने पर खड़ा था। दिन में तो वह साधारण लगता, पर रात होते ही उसकी डालियों के बीच से अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ पर सफेद कपड़ों में लड़की को नाचते हुए देखा है। वह धीमे धीमे झूमती, उसके पैरों में बंधी पायल की छनक हवा में गूंजती और फिर अचानक गायब हो जाती। एक बार तो हरिनारायण बूढ़े ने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा कि पेड़ की डालियों पर किसी ने लाल चूड़ियां पहनी हुई थीं, जो चांदनी रात में चमक रही थीं। जब उसने आवाज दी तो पेड़ से तेज हंसी की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। गांव के लोग अब पूरी तरह स्टेशन से दूरी बनाने लगे। दिन में कोई अगर ट्रेन से गुजर भी जाता तो जल्दी जल्दी उतरकर भाग जाता और चढ़ने वाले यात्री डरते डरते टिकट खरीदते। शाम ढलते ही स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा छा जाता मानो वहां इंसानों का नामो निशान न हो। जो हिम्मत करके गुजरता भी, वह बताता कि प्लेटफार्म पर हमेशा किसी के चलने की आहट आती है, जैसे कोई औरत पायल पहनकर घूम रही हो। रात को दूर से स्टेशन देखने पर लालटेन अपने आप जलती बुझती दिखती, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। धीरे धीरे बेगुनाकोडर गांव के लोग यह मान बैठे कि स्टेशन श्रापित है। वे कहते, यहां आत्मा बस गई है। जब तक उसका दर्द शांत नहीं होगा, यह जगह मौत और वीरानी का घर बनी रहेगी। अब स्टेशन किसी के लिए सुविधा का साधन नहीं रहा, बल्कि डर और रहस्य की पहचान बन गया था। गांव के बच्चे जब भी रोते तो माएं उन्हें डांटते हुए कहती, चुप हो जा, नहीं तो तुझे स्टेशन वाली आत्मा उठा ले जाएगी। इस तरह बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन गांव की रोजमर्रा की जिंदगी से मिट गया, लेकिन उसकी कहानियां हर घर की दीवारों पर गूंजने लगीं। उस वीरान स्टेशन पर अब न यात्रियों की भीड़ थी, न टिकट खिड़की पर कतार, न ही ड्यूटी करता कोई कर्मचारी। बस धुंधली रातों में सिसकियों की आवाजें, रहस्यमयी हंसी और बरगद के पेड़ से आती पायल की छनक सुनाई देती थी। और यही आवाजें गांव वालों को यह यकीन दिलाती थीं कि बेगुनकोडर अब कभी सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहां एक आत्मा ने अपना घर बना लिया था। 1990 का दशक था, जब शहरों में अखबारों और टीवी चैनलों की दुनिया तेजी से फैल रही थी। हर जगह सनसनीखेज खबरों की तलाश चलती रहती। इसी दौरान कोलकाता के एक अखबार से जुड़े पत्रकार अनिरुद्ध सेनगुप्ता को बेगुनकोडर स्टेशन की पुरानी दास्तानों के बारे में पता चला। उसे यह जगह बहुत रहस्यमयी लगी और उसने तय किया कि वह इसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसके साथ उसका दोस्त और फोटोग्राफर किरण भी था, जो कैमरे के जरिए सच कैद करने का शौकीन था। दोनों ने बैग और कैमरे उठाए और बेगुनकोडर के लिए निकल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दिया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, साहब, रात में वहां मत जाना, कोई भी गया तो वापस जिंदा नहीं लौटा। बूढ़े हरिनारायण, जो अब बहुत कमजोर और थके हारे से हो गए थे, बोले, बाबू, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मौतें देखी हैं, लेकिन उस स्टेशन पर जो है वो मौत से भी भयानक है, मत जाओ। लेकिन अनिरुद्ध और किरण पर पत्रकारिता का जुनून सवार था। वे मानते थे कि सच्चाई को सामने लाना ही उनका काम है। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और शाम ढलते ही स्टेशन की ओर निकल गए। स्टेशन अब पहले से भी ज्यादा वीरान हो चुका था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और बरगद का पेड़, जिसकी जटाएं जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे किसी राक्षस की उंगलियां। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक में अजीब सी सिहरन थी। अनिरुद्ध ने अपने नोट्स निकाले और चारों ओर नजर डाली। किरण ने ट्राइपॉड पर कैमरा सेट किया। उन्होंने प्लेटफार्म,
टिकट घर और पटरियों के पास कैमरे लगाए। दोनों को यकीन था कि रात में कुछ न कुछ जरूर कैद होगा। पहला 1 घंटा बिना किसी घटना के गुजरा। बस हवा की सरसराहट और उल्लुओं की आवाजें सुनाई देती रहीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, स्टेशन का माहौल बदल गया। अचानक प्लेटफॉर्म पर लगी टूटी घड़ी अपने आप चलने लगी और उसकी टिक टिक सन्नाटे में गूंजने लगी। किरण ने हैरानी से देखा, पर कैमरे का फोकस वहीं रख दिया। ठीक उसी वक्त कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी हलचल दिखाई दी। धुंध के बीच एक चेहरा उभर रहा था, एक लड़की का चेहरा। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था, होंठ नीले और आंखें खाली, जैसे अंदर कोई जान ही न हो। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैमरे में कुछ और भी अजीब कैद हुआ। पट्टरियों पर अचानक लाल धब्बे उभर आए, जैसे ताजा खून बह रहा हो। धीरे धीरे वो धब्बे पट्टरियों पर फैलते गए और ऐसा लगने लगा मानो किसी की लाश खून से भीगकर वहीं गिर पड़ी हो। किरण ने हड़बड़ाकर कैमरे की ओर झुककर देखा और उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, अनिरुद्ध, ये देख रहा है तू? ये खून है। अनिरुद्ध ने खुद को संभालते हुए कहा, रिकॉर्ड करो, चाहे जो भी हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की सांसें रोक दी। कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। किरण ने कैमरे को कई बार ऑन करने की कोशिश की, बैटरी चेक की, लेकिन सब बेकार। एक अजीब सी ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने कैमरे पर हाथ रख दिया हो। उसी क्षण स्टेशन के कोनों से धीमी धीमी पायल की छनक सुनाई दी। दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आवाज पास आती गई और फिर प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी, मानो कोई उनके सामने चल रहा हो। अनिरुद्ध का माथा पसीने से भीग गया। उसने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वह धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां बस काली धुंध थी जो मानो उनका पीछा कर रही हो। अचानक बरगद के पेड़ की डाल हिली और उन्होंने देखा कि वही सफेद कपड़े वाली लड़की पेड़ से उतर रही है। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। किरण के हाथ से कैमरा गिर पड़ा और उसने डर से चीख मारी। अगले ही पल वह आकृति हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी ठंडी सांसों की गूंज अब भी उनके कानों में थी। रात का बाकी समय दोनों स्टेशन के एक कोने में सहमे सहमे बैठे रहे। उन्होंने हिम्मत करके भागने की सोची, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। पूरा स्टेशन उस रात एक मौत की तरह खामोश था, लेकिन खामोशी में भी चीखें सुनाई देती, कभी औरत की, कभी बच्चों की। सुबह की पहली रोशनी पड़ते ही उन्होंने हिम्मत जुटाई और वहां से गांव की ओर भागे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव पहुंचने पर लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। हरिनारायण ने कांपते हुए कहा, तुम दोनों जिंदा लौट आए, ये चमत्कार है। जिसने भी उस रात स्टेशन पर जाने की हिम्मत की, कभी वापस नहीं आया। भगवान ने तुम्हारी जान बचाई है। अनिरुद्ध और किरण एक दूसरे को देखते रह गए। कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया था वो अब काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया, उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि बेगुनाकोडर स्टेशन की कहानियां अफवाह नहीं थीं। वहां सचमुच कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से बाहर था। एक आत्मा, एक अधूरी कहानी जो अब भी उस स्टेशन की दीवारों और पटरियों में कैद थी। गांव में फैली दहशत और अनिरुद्ध किरण की रात के बाद बेगुनाकोडर की कहानियां और भी गहरी होती चली गईं। हर कोई डरता था, लेकिन कोई भी उस रहस्य का सच खुलकर बताने की हिम्मत नहीं करता था। पर एक शाम गांव के किनारे पुराने रेलवे क्वार्टर में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी बिजॉय घोष अनिरुद्ध के पास आया। बिजॉय कभी रेलवे का गार्ड हुआ करता था और उसने इस स्टेशन की शुरुआती रातें अपनी आंखों से देखी थीं। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और चेहरे पर उम्र की थकान साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबू, अब तुम्हें सच जानना ही चाहिए। यह जो आत्मा है ना, ये कोई पराई नहीं, हमारी ही बेटी थी, हमारी ही गांव की लड़की। उसका नाम था सुजाता। बिजॉय ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। यह कहानी 1960 के दशक की थी, जब बेगुनकोडर में अभी स्टेशन बना ही था। सुजाता गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी। उसका स्वभाव बेहद सरल था और उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरा गांव उत्साहित था। कहते हैं कि शादी से कुछ दिन पहले ही एक रात उसे अचानक कहीं जाते हुए देखा गया।
लोग कहते हैं कि शायद वह ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंची थी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। सुजाता का अपहरण कर लिया गया था। किसी ने उसे स्टेशन के पास जबरदस्ती घसीटा और पटरियों पर धक्का दे दिया। बिजॉय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उस रात ड्यूटी पर था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वो पटरी पर गिर गई और तेज रफ्तार इंजन ने उसकी चीख को दबा दिया। उसका खून चारों ओर बिखर गया था। पर बाबू, जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि मरने से पहले उसकी आंखें मुझ पर टिक गई थीं। मैंने साफ सुना था कि वो कह रही थी, जब तक मेरी मौत का सच सामने नहीं आएगा यहां कोई चैन से नहीं रहेगा। उसकी आवाज मेरे कानों में आज तक गूंजती है। बिजॉय ने बताया कि उसके बाद गांव के कुछ लोग इस घटना को छिपाने की कोशिश करने लगे। कहते हैं कि इसमें गांव के ही कुछ दबंग और रसूखदार लोग शामिल थे, जिन्होंने सुजाता को बदनाम करने और उसका नाम दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। गांव वालों ने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया कि यह एक दुर्घटना थी, पर भीतर ही भीतर सबको पता था कि उसकी मौत साधारण नहीं थी, वह हत्या थी, एक निर्मम हत्या। उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बिजॉय ने कहा कि कई बार उसने स्टेशन की पटरियों पर सुजाता का चेहरा देखा। कभी वह खून से लथपथ खड़ी होती, कभी पायल बांधकर दौड़ती हुई ट्रेन से आगे निकल जाती। बरगद के पेड़ पर उसका साया लटकता दिखाई देता। स्टेशन मास्टर और कर्मचारी एक एक कर भागते चले गए और जब मोहन चक्रवर्ती की मौत हुई तो सबको यकीन हो गया कि यह आत्मा कोई साधारण भटकती रूह नहीं है। यह सुजाता की आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला मांग रही है। बिजॉय की आवाज कांप रही थी। उसने अनिरुद्ध से कहा, बाबू, मैंने बहुत साल चुप रहकर गुनाह किया। शायद अगर मैंने सच पहले बता दिया होता तो सुजाता की आत्मा को शांति मिल जाती, लेकिन मैंने डर के मारे सब छुपा लिया। आज मैं बुढ़ापे में यही बोझ ढो रहा हूं। मेरी आंखों के सामने उसकी आखिरी सांस का मंजर आज भी जिंदा है। उसने कहा था कि उसकी मौत का सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि यह स्टेशन आज भी खून और चीखों से गूंजता है। अनिरुद्ध और किरण उस बूढ़े की बातें सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ में आने लगा था कि यह रहस्य महज अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सच्ची और दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। सुजाता की आत्मा न्याय की तलाश में थी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला था क्योंकि उसकी मौत को एक हादसा बताकर दफना दिया गया था, लेकिन सच्चाई कहीं गहराई में अब भी दबी हुई थी। गांव में अब लोग फुसफुसाकर कहने लगे कि जब भी स्टेशन पर कोई ट्रेन गुजरती है तो सुजाता की आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि शायद वह उस ट्रेन से कहीं जाना चाहती थी, शायद उसकी मंजिल अधूरी रह गई थी, या शायद वह आज भी उसी रात को दोहराती है जब उसे पटरियों पर धक्का दिया गया था। बिजॉय ने आखिरी में कहा, बाबू, इस गांव पर तब तक डर का साया रहेगा जब तक सुजाता की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ तभी मिलेगा जब उसके कातिलों का सच सामने आएगा। पर जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार थे वे इतने ताकतवर थे कि किसी ने उनकी ओर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इसी वजह से आज तक उसकी रूह यहां भटक रही है। उस रात अनिरुद्ध और किरण अपने कमरे में लौटे तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वे सोचते रहे कि क्या सच में किसी आत्मा की आवाज इंसानों को सता सकती है, लेकिन उनके दिल की गहराई में अब यह बात बैठ चुकी थी कि सुजाता की आत्मा अब भी इस धरती पर है और तब तक रहेगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। और यही सच बेगुनकोडर स्टेशन को मौत और रहस्य का दूसरा नाम बनाता जा रहा था। साल 2000 के शुरुआती दशक में जब मीडिया और टीवी चैनलों पर भूत प्रेत और पैरानॉर्मल गतिविधियों की खबरें तेजी से दिखाई जाने लगीं, तब बेगुनकोडर स्टेशन का नाम भी कई बार सुर्खियों में आने लगा। कई चैनलों ने दावा किया कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और उस जगह की जांच जरूरी है। इसी दौरान कोलकाता की एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने तय किया कि वे यहां आकर इस रहस्य का सच जानेंगे। टीम में 6 लोग थे, अनुभवी शोधकर्ता, कैमरा ऑपरेटर और टेक्नीशियन। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, नाइट विजन कैमरे, K2 मीटर जो नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ता है, और स्पिरिट बॉक्स जिससे आत्माओं की आवाजें रिकॉर्ड की जाती हैं। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें साफ चेतावनी दी,
रात में स्टेशन पर मत जाना, वहां मौत है। लेकिन टीम का मुखिया प्रोफेसर अर्नब दत्ता हंसते हुए बोला, हम डरने नहीं, सच जानने आए हैं। अगर यहां आत्मा है तो हमें उसका सबूत चाहिए। गांव वाले उनकी जिद देखकर चुप हो गए, पर उनकी आंखों में डर साफ था। रात होते ही टीम अपने उपकरण लेकर स्टेशन पर पहुंची। वीरान प्लेटफॉर्म अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। टूटी दीवारें, झाड़ियों से ढका बरगद का पेड़ और जंग लगी टिकट खिड़की, सब जगह मौत जैसा सन्नाटा था। टीम ने अपने कैमरे अलग अलग जगहों पर लगा दिए कि 2 मीटर प्लेटफॉर्म पर रखा गया और स्प्रिट बॉक्स को पटरियों के पास रखा गया। शुरुआत में सब शांत रहा, बस हवा चलती रही और दूर कहीं कुत्ते भौंकते रहे। लेकिन आधी रात के करीब अचानक के 2 मीटर की लाइट्स लाल होने लगी। इसका मतलब था कि वहां नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। सबकी सांसें थम गईं। तभी स्प्रिट बॉक्स से अजीब सी आवाज आई, मदद करो। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से सुना, बॉक्स से और शब्द गूंजे, मुझे धक्का दिया गया। यह सुनकर पूरी टीम सन्न रह गई। अर्नब ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? स्प्रिट बॉक्स से कुछ सेकंड बाद टूटी फूटी आवाज आई, सू जाता। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। वही नाम, वही लड़की जिसकी कहानी गांव वाले सालों से सुनाते आ रहे थे। कैमरे की स्क्रीन पर धुंध में एक आकृति दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले और चेहरा आधा ढका हुआ। टीम का एक सदस्य राहुल हिम्मत करके उसके करीब जाने लगा। उसने कहा, यह सब धुआं है, यह कोई चाल होगी। लेकिन जैसे ही वह पटरियों के पास पहुंचा, उसकी चीख गूंज उठी। बाकी लोग दौड़े तो वहां कोई नहीं था, बस मिट्टी पर घसीटने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया हो। पूरी टीम घबरा गई। उन्होंने स्टेशन का कोना कोना छान डाला, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। स्प्रिट बॉक्स से अब भी वही आवाज गूंज रही थी, मैं यहीं हूं, मुझे इंसाफ दो। बाकी सदस्य डर के मारे प्लेटफॉर्म के बीच बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। रात लंबी थी, हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। कभी पायल की छनक सुनाई देती, कभी किसी औरत की धीमी हंसी। कैमरों ने कई बार पेड़ की डाल पर एक परछाई को रिकॉर्ड किया जो नाचती हुई लग रही थी। सुबह की पहली किरण पड़ते ही उन्होंने स्टेशन से भागना ही बेहतर समझा। गांव लौटते वक्त उनकी हालत देखकर लोग समझ गए कि कुछ बड़ा घट चुका है। सबने पूछा, राहुल कहाँ है? लेकिन टीम चुप रही। कुछ घंटे बाद गांव वालों ने स्टेशन के पास झाड़ियों में राहुल की लाश पाई। उसका चेहरा भय से विकृत था, आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी आंखें सहन नहीं कर सकती। उसके शरीर पर भी गहरे खरोंच थे, मानो किसी ने उसे बेरहमी से नोच डाला हो। टीम सदमे में थी। अर्नब ने कहा, हम विज्ञान पर विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ जो है वो इंसानी समझ से बाहर है। सुजाता की आत्मा यहाँ सचमुच मौजूद है। उन्होंने अपने उपकरण पैक किए और गांव छोड़ दिया। उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि बेगुनकोडर स्टेशन पर अज्ञात शक्तियां सक्रिय हैं, लेकिन रिपोर्ट से ज्यादा डरावनी बात थी राहुल की मौत। गांव वालों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, वहां जाना मौत को बुलाना है। आत्मा ने एक और शिकार कर लिया। उसके बाद से गांव वालों का विश्वास और पक्का हो गया कि स्टेशन शापित है। अब वहां कोई भी रात को पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बच्चे जब भी जिद करते, मां ने उन्हें डांटती, चुप रहो वरना सुजाता तुम्हें भी ले जाएगी। राहुल की मौत की कहानी गांव के हर घर में गूंजने लगी और बेगुनकोडर स्टेशन का नाम फिर से पूरे बंगाल में फैल गया। एक ऐसा स्टेशन जहां विज्ञान भी हार गया और आत्मा की दहशत और गहरी हो गई। 2009 में पूरे 42 साल बाद बेगुनकोडर स्टेशन को दोबारा खोलने की कोशिश की गई। लंबे समय से बंद पड़े इस स्टेशन की साफ सफाई कराई गई, दीवारों पर नया रंग किया गया और दिन के समय कुछ लोकल ट्रेनें यहां रुकने लगीं। गांव वाले पहले तो उत्साहित हुए, उन्हें लगा कि अब यह डरावनी कहानियां अतीत बन जाएंगी और स्टेशन पर फिर से रौनक लौट आएगी। लेकिन उनकी यह उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। रेलवे विभाग ने साफ नियम बना दिया, शाम 5 बजे के बाद कोई ट्रेन यहां नहीं रुकेगी, क्योंकि अंधेरा होते ही यहां अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थीं। कर्मचारियों ने डरते डरते काम करना शुरू किया।
लेकिन कुछ ही दिनों में वे भी कहानियां सुनाने लगे। एक सिग्नलमैन ने बताया कि जब भी वह प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा होता, कोई अदृश्य हाथ उसे जोर से धक्का दे देता, जैसे कोई उसे पटरियों की ओर गिराना चाहता हो। टिकट घर के पास काम करने वाले कर्मचारी ने कसम खाकर कहा कि रात को खिड़कियां बंद होने के बावजूद अंदर से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कभी लगता जैसे कोई औरत मदद के लिए पुकार रही हो, कभी लगता कोई पटरियों पर रो रहा है। गांव के लोग यह सब सुनकर और भी भयभीत हो गए। उनका मानना था कि सुजाता की आत्मा अब और भी क्रोधित हो चुकी है। पहले वह सिर्फ स्टेशन मास्टर्स और कर्मचारियों को सताती थी, लेकिन अब वह यात्रियों तक पहुंचने लगी थी। लोग कहते थे वो आत्मा चाहती है कि दुनिया उसके दर्द को देखे और महसूस करे, इसलिए अब वह हर उस इंसान के सामने आती है जो इस स्टेशन पर कदम रखता है। धीरे धीरे यात्रियों के बीच भी अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। कई ड्राइवरों ने बताया कि जैसे ही उनकी ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंचती है, इंजन अपने आप धीमा हो जाता है, जबकि उन्होंने ब्रेक तक नहीं दबाया होता। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में लिपटी, खून से भीगी हुई। उसका चेहरा आधा फटा हुआ, आंखें खाली और होंठ हिलते हुए, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक लोकल ट्रेन स्टेशन से गुजर रही थी। ट्रेन भरी हुई थी, लेकिन उतरने और चढ़ने वालों की गिनती में गड़बड़ी पाई गई। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक यात्री को खिड़की पर खड़े देखा था, लेकिन जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो वह कहीं नहीं था। उसके परिवार वालों ने कहा कि वह व्यक्ति बेगुनकोडर के पास अचानक गायब हो गया। किसी को यह समझ नहीं आया कि वह कहां गया। कुछ ने कहा कि शायद वह सुजाता की आत्मा का नया शिकार बन गया। रेलवे अधिकारियों ने इन घटनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन अफवाहें इतनी तेजी से फैल गईं कि लोग दिन में तो ट्रेन से बेगुनाकोडर आते जाते, लेकिन शाम ढलने से पहले ही वहां से भाग निकलते। 5 बजे के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता। कर्मचारी टिकट घर बंद करके जल्दी निकल जाते और ड्राइवर ट्रेन रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा देते ताकि जितनी जल्दी हो सके स्टेशन पार कर लें। गांव वालों का कहना था कि सुजाता की आत्मा अब सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती, वह बदला चाहती है। उन्होंने कहा उसकी मौत को दुर्घटना कहकर दफना दिया गया। उसकी आत्मा को धोखा मिला, इसलिए अब वो हर आत्मा को अपने साथ खींच रही है ताकि दुनिया उसकी पीड़ा समझ सके। और सच यही था कि बेगुनकोडर का नाम अब और भी डरावना हो गया था। इस स्टेशन की हर दीवार, हर खिड़की, हर पटरी अब चीखों और सिसकियों से भरी लगती थी। कोई खिड़की से बाहर झांकता तो उसे एक औरत का साया दिखाई देता। कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता तो उसे अदृश्य हाथ धक्का देते, और कभी कभी तो पूरा प्लेटफॉर्म खून से भीगा हुआ नजर आता, मानो अभी अभी किसी की जान ली गई हो। बेगुनाकोडर स्टेशन फिर से चालू तो हुआ, लेकिन उसके साथ लौट आया वही पुराना शाप, और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। साल 2010 के आसपास जब बेगुनाकोडर स्टेशन की कहानियां फिर से अखबारों और टीवी चैनलों में आने लगीं, तब पत्रकार अनिरुद्ध सेनगुप्ता ने तय किया कि अब वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगा। सालों पहले उसने यहां एक रात बिताई थी। उसने सुजाता का साया देखा था, कैमरे के बंद होने और खून के धब्बों जैसी अजीब घटनाओं का गवाह बना था, लेकिन उस वक्त उसके पास सबूत अधूरे थे। इस बार उसने पक्का इरादा किया कि वह सुजाता की मौत की सच्चाई दुनिया के सामने रखेगा और इस भूतहा कहानी के पीछे छिपे अपराधियों का चेहरा बेनकाब करेगा। अनिरुद्ध गांव लौटा तो अब वहां का माहौल और भी डरावना था। लोग दिन में भी स्टेशन की ओर देखना नहीं चाहते थे। शाम ढलते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। बूढ़े हरिनारायण ने कांपते हुए कहा, बाबू, तुम क्यों फिर से यहां आए हो? सुजाता अब और भी गुस्से में है, वो अब किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन अनिरुद्ध पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गांव के बुजुर्गों से, पुराने कर्मचारियों से और यहां तक कि रेलवे के पुराने रिकॉर्ड से जानकारी जुटाई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। उसे पता चला कि सुजाता की मौत महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिनका नाम अब तक किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की थी, उसके पीछे जिम्मेदार थे।
कहा जाता है कि उनमें से एक ने सुजाता को चाहा था, लेकिन जब वह शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो उसका अपहरण कर लिया गया। उस रात उसे स्टेशन की पटरियों पर धक्का दिया गया ताकि उसकी मौत को एक हादसा बताया जा सके। सुजाता की चीखें इंजन की सीटी में दब गईं, लेकिन उसकी आत्मा उस पल से इस स्टेशन से बंध गई। अनिरुद्ध को यह भी पता चला कि उन रसूखदार लोगों ने उस वक्त पुलिस और प्रशासन को पैसे और धमकी देकर मामला दबा दिया था। किसी ने गवाही देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सुजाता की आत्मा ने कसम खाई थी कि वह तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा। तभी से जो भी उसकी मौत को छिपाने की कोशिश करता, वह आत्मा उसका शिकार बनाती। मोहन चक्रवर्ती, अन्य स्टेशन मास्टर्स, राहुल, सब किसी न किसी तरह उसके सच को नजरअंदाज करना चाहते थे और उनकी मौत रहस्यमयी हो गई। अनिरुद्ध ने इन सब बातों को इकट्ठा कर एक पूरी रिपोर्ट लिखी। उसने हर सबूत, हर गवाही और हर रहस्यमयी घटना को विस्तार से लिखा। उसकी रिपोर्ट तैयार थी और अगर वह छप जाती तो शायद सुजाता को इंसाफ मिल जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट पूरी करने के अगले ही दिन अनिरुद्ध अचानक गायब हो गया। उसका बैग, नोट्स और कैमरा उसके कमरे में ही मिला, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। गांव वालों ने कहा कि रात को किसी ने उसे आखिरी बार स्टेशन की तरफ जाते देखा था। उसके बाद से वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का कहना है कि सुजाता की आत्मा ने उसे अपने साथ खींच लिया, क्योंकि शायद उसके सच को उजागर करने का समय अभी नहीं आया था, या शायद अनिरुद्ध ने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान की आंखें सहन नहीं कर सकती थीं। उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। उसका नाम अखबारों में लापता पत्रकार के तौर पर आया और धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि अनिरुद्ध का अंत भी उसी तरह हुआ जैसे उन सब का जो सुजाता के सच से टकराए थे। आज भी बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन वैसा ही है। दिन में ट्रेनें वहां रुकती हैं, लोग जल्दी जल्दी उतरते और चढ़ते हैं, लेकिन शाम के 5 बजते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता है। रेलवे कर्मचारी भी स्टेशन बंद करके तुरंत निकल जाते हैं। रात में अगर कोई गलती से भी वहां ठहर जाए तो उसे अजीब परछाइयां घेर लेती हैं। कई ड्राइवर कहते हैं कि जब ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंचती है तो वे अनजाने में रफ्तार बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई खिड़की से झांक रहा है। लोग बताते हैं कि कई बार खिड़की से बाहर देखने पर सफेद कपड़ों में भीगी औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा खून से लथपथ होता है। कभी यात्रियों ने दावा किया कि उनके बगल में बैठा आदमी अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले गायब हो गया। उसकी सीट खाली थी, लेकिन खिड़की पर खून की एक बूंद जमी हुई थी। गांव वाले कहते हैं अगर कोई ट्रेन बेगुनाकोडर पर रुक भी जाए तो सुजाता का साया उसमें सवार हो जाता है और किसी न किसी का अंत लिख देता है। आज भी जब कोई रात में उस स्टेशन के पास से गुजरता है तो पायल की छनक, औरत की सिसकियां और पटरियों पर दौड़ते कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। बेगुनकोडर का नाम अब सिर्फ एक स्टेशन का नहीं, बल्कि एक खौफनाक कहानी का प्रतीक बन चुका है। सुजाता की आत्मा अब भी वहां है, गुस्से में, बेचैन और अधूरी, और शायद वह तब तक वहीं रहेगी जब तक उसका सच पूरी दुनिया के सामने नहीं आ जाता। लेकिन यह सच सामने लाने की कोशिश करने वालों की किस्मत हमेशा अनिरुद्ध जैसी ही रही है, एक रहस्यमयी अंत जो इंसानी समझ से परे है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, जिसने हमें फिर से याद दिला दिया कि बेगुनकोडर स्टेशन कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा साया है जो इंसानों के दिलों में आज भी जिंदा है। कहते हैं कि वहां रुकने वाली हर आत्मा अपनी आखिरी सांस नहीं ले पाती और वहीं भटकती रह जाती है। सवाल ये है कि अगर आपको कभी रात के अंधेरे में इस स्टेशन से गुजरना पड़े तो क्या आप खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप वहां होते तो क्या करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चिलिंग डायरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए और भी ज्यादा डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लेकर आने वाले हैं। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो की शुरुआत आपके नाम से हो। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली कहानी में। तब तक के लिए दरवाजे बंद रखिए, खिड़कियां कसकर लगाइए और अंधेरे में अकेले बाहर मत जाइए।